बच्चों, मैं प्रशांत शुक्ला आप लोगों के लिए इस वीडियो में लेके आया हूं एटम, बिल्कुल मेन पॉइंट्स एटम्स के। आप पढ़ते पढ़ते थक चुके हो, बस अब बचा है आपका एटम और सेमीकंडक्टिंग डिवाइसेस। तो इसलिए मैं आपके लिए बिल्कुल क्रिस्प लेके आया हूं मामला, लेकिन ये श्योर शॉट है, सारे क्वेश्चंस इसमें से आपको मिलेंगे। तो देखिए, आप पहले जब आप एटम पढ़ना शुरू करोगे किताबों में तो देखोगे दुनिया भर की कहानी लिखी है, हिस्ट्री लिखी है, कोई जरूरत नहीं उनकी। सीधा हमला आप करोगे अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, जिसको गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। ठीक है, इसका नया नाम आप पा जाओगे एनसीईआरटी सिलेबस में भी, गीगर मार्सडीन एक्सपेरिमेंट। गीगर मार्सडीन एक्सपेरिमेंट, दुनिया अभी इसे रट्टा लगाए पड़ी है रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। जिस साल आ जाएगा गीगर मार्सडीन एक्सपेरिमेंट क्या था, चारों खाने चित्त हो जाएंगे, लेकिन आपको नहीं होने दूंगा मैं। देखिए, पहले मैं समरी बता दूं इसकी अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में क्या क्या है। पहले तो आप एम पढ़ोगे कि इस एक्सपेरिमेंट का एम क्या है। ठीक, फिर आप एक्सपेरिमेंट में हुआ क्या, कैसे अल्फा पार्टिकल आई हैं, गोल्ड लीफ पे अटैक किए, शॉर्ट में टोटल 5 मिनट टाइम आप इस पे दोगे। ऑब्जर्वेशन, इस एक्सपेरिमेंट पे क्या ऑब्जर्व किया, तो इस पे क्वेश्चन कैसे बनेगा, 4 पॉइंट्स दे दिए जाएंगे। क्या जाएगा, क्या इसमें ऑब्जर्व नहीं किया, तो निश्चित उसमें एक पॉइंट ये रहेगा, न्यूक्लियस का कोई मामला रहेगा। बेटा, न्यूक्लियस की स्टडी क्यों उन्होंने किया था, ये बताया था कि हाँ वहां बीच में न्यूक्लियस होता है। ठीक, और न्यूक्लियस की साइज का कैलकुलेशन था बस। और न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी वगैरह जैसा कोई ऑप्शन रहेगा रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में, दोबारा कह रहा हूं कि न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी से रिलेटेड कोई मामला रहेगा, कदरा नहीं, ये एक्सप्लेन नहीं किया गया था गीगर मार्सडीन या रदरफोर्ड के द्वारा। ठीक है, अगले पॉइंट पे आप आते हैं, इन्होंने कंक्लूड क्या किया, एक्सपेरिमेंट्स इन्होंने कंक्लूड क्या किया। ऑब्जर्वेशन के बाद जो कह दिए, ऑब्जर्वेशन देखा जाता है, एक्सपेरिमेंट में देखा जाता है, और कंक्लूजन लिखा जाता है। तो ये दोनों चीजें एक ही हैं। लिमिटेशन बहुत कम किताबों में मिलेगा, बहुत कम वीडियो मिलेगा कि इस एक्सपेरिमेंट का लिमिटेशन क्या था। लिमिटेशन वही था कि स्टेबिलिटी के बारे में न्यूक्लियस के नहीं बताया, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में नहीं बताया, ये इसकी लिमिटेशन थी। मैं फिर वापस घूम के आता हूं एम के बारे में, क्योंकि एम पे दो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। स्ट्रक्चर के बारे में बता दिया, वो सब कहानी पढ़ लोगे कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, काफी स्पेस खाली रहता है, दिस दैट। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस पे आप रुकेंगे, एक छोटा सा डेरिवेशन है। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का दूसरा नाम भी लिखा है किताबों में, डिस्टेंस डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। लिख लिए, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच आप लिख दिए। ठीक, ये सब ये इतना काम करने में आपको टोटल 15 से 20 मिनट लग जाएगा। ध्यान से नोट बना लोगे, 1 घंटे लग जाएगा। ठीक है, तो ये एक पहला हिस्सा था एटम वाले चैप्टर का। दूसरे पे आप आएंगे बोर पास्चुलेट। अब यहां से आपका काम बढ़िया वाला शुरू होता है। बोर पास्चुलेट, बोर के तीनों पास्चुलेट लिख लेंगे आप कि इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ सर्कुलर पाथ में मूव करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स उसको इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच लगने वाले फोर्स से मिलता है, देखो कूलम्स लॉ है, और ये mv²/r है। एक ये हो जाएगा, एक एंगुलर मोमेंटम वाला है, mvr = nh/2π। ठीक है, और तीसरा है इलेक्ट्रॉन जब हायर से लोअर में जाता है तो एनर्जी रिलीज करता है h न्यू, क्वांटम ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। ये तीनों पास्चुलेट आप लिखेंगे। इसके बाद आएगा 3 मार्कर क्वेश्चन कि इन पास्चुलेट को यूज करके आप रेडियस ऑफ ऑर्बिट कैसे कैलकुलेट करोगे। डेरिवेशन है, बहुत सिंपल डेरिवेशन है। ये दो चीजें देख रहे हो, v है, r है, सारी किताबों में लिखा है, सब जगह लिखा है, v और r है। इन दोनों से v को एलिमिनेट कर दोगे तो r आ जाएगा, फिर r को एलिमिनेट कर दोगे तो v आ जाएगा। सिंपल है, ये सिंपल अलजेब्रा है, कर लोगे आप। आपको यहाँ ये बताना है कि क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, फालतू चीजें हैं। ठीक है, तो ये करने वाली बात आपको बता दूं, रेडियस ऑफ ऑर्बिट निकालना है, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, ये करना है आपको। नोट करते चले, नोट करते चले। ये आप बना लिए, ये फटाफट आप एक फ्लो चार्ट के रूप में बना लिए हैं। एम है, एक्सपेरिमेंट है, ऑब्जर्वेशन है, कंक्लूजन है, लिमिटेशन है। एम में दो बातें करनी है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में बताना है, और रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, जिसको डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच करेंगे, छोटा सा कैलकुलेशन है ये। ठीक,
फिर उसके बाद बोर्स के तीनों पास्टुलेट को यूज करते हुए रेडियस ऑफ ऑर्बिट, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जब स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बोला? काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखेंगे आप। एक बात यहां मैं बता दूं, ये तीनों चीज अब आप इकट्ठा कर लिए बेटा लोग, क्या चीज? रेडियस। आप लिखते चलिए रेडियस ऑफ ऑर्बिट, फिर इसमें क्वेश्चंस कैसे आप पढ़ोगे ये बताता हूं। रेडियस ऑफ ऑर्बिट, दूसरी चीज आप स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में, और तीसरी चीज एनर्जी। जब आप स्पीड का फार्मूला डिराइव करोगे तो बहुत लंबी चौड़ी चीज आएगी, आपको बस ये ध्यान देखना है आपको ये ध्यान देना है बस कि स्पीड z के प्रोपोर्शनल और n के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जब आप रेडियस वाली चीज देखोगे तो आपको ध्यान देना है कि n²/z, इस पे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे, 2 मार्कर भी मिल सकते हैं। z क्या है? एटॉमिक नंबर है, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा। अब यहां रुको, थोड़ा ठहरो। यहां पे मैं कह दिया कि मैं आयरन की बात कर रहा हूं और सोडियम की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? आयरन की बात कर रहा हूं और सोडियम की बात कर रहा हूं। दोनों के 4th ऑर्बिट के रेडियस को कंपेयर करना है। 4th ऑर्बिट, सर जी आपने दोनों का n फिक्स कर दिया। सोडियम का z कम होता है, सोडियम का z कम होगा तो रेडियस ज्यादा होगा। किसका? सोडियम के 4th ऑर्बिट का रेडियस आयरन के 4th ऑर्बिट के रेडियस से ज्यादा है, तो इसलिए ये जानना जरूरी है। इसी तरह इस पे क्वेश्चन बन जाएगा। इस पे क्वेश्चन, एनर्जी वाले पे क्वेश्चन आप देख लीजिए, इस पे भी z²/n² है, z²/n²। ठीक, जब आप ये पूरा डेरिवेशन कर लोगे, दुनिया भर के सब कांस्टेंट आएंगे, सबकी वैल्यू पुट करोगे, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन n²। इसके बगैर तो पेपर बनता ही नहीं। nth ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी -13.6 अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इतनी चीजें आप पढ़ लिए, इतनी चीजें आपकी पक्की हो गई। तो अब मैं कहूं कि ये डेरिवेशन और बोर्स पास्टुलेट, इसका आप नोट्स बनाओगे, ये बीच की बातें स्टार कर करके लिखोगे। ज्यादा नहीं बेटा लोग, केवल ये आधे घंटे का मसला है, आधे घंटे का मसला। 20 मिनट आप पढ़े क्या? गीगर मार्जिन एक्सपेरिमेंट नोट के साथ। चलो भाई, बीच में कुछ खाते पीते पढ़ोगे तो आधे घंटे मान लिया, इसको मैं मान लिया बहुत खाते पीते पढ़ोगे 45 मिनट। बेटा लोग मुकद्दर वाले हो गए तो इस 45 मिनट और प्लस इस 30 मिनट में मान के चलो मोटा मोटी आपको 3 नंबर से 5-4 नंबर मिलना है। बहुत बढ़िया भाग होगा तो 5 मिल जाएगा। ठीक है, 5 मुश्किल है थोड़ा सा। ठीक है, 3 नंबर की गुंजाइश हो सकती है, MCQ मिला के, 2 मार्कर मिला के, 3 मार्कर मिला के है मामला ये। आगे बात समझ में? अब इसके बाद जब एनर्जी का फार्मूला आपके पास आ गया, किसका फार्मूला आ गया? एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट का फार्मूला आ गया। इसके बाद और एक फार्मूला आपके पास है, E2 - E1 = hν। E2 - E1 = hν। सर जी ये क्या पढ़ा रहे हो आप तो कहे थे हल्का हल्का बताओगे। बेटा ये है फिजिक्स, ये है फिजिक्स। ऐसे काम हवा में नहीं होता। मान लिया इस ऑर्बिट की एनर्जी E1 है, इसकी एनर्जी E2 है, तो E2 से E1 जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो hν निकालेगा। कहो सर जी समझ गया। E2 की जगह आप रखोगे -13.6 अपॉन n2² माइनस, और फिर -13.6 अपॉन n1² = hν लिखोगे। और फिर आपको अगर वेवलेंथ के टर्म में बात करनी होगी, कितनी वेवलेंथ इससे निकली जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां करेगा। भाई एनर्जी निकल रही तो वेवलेंथ निकलेगी, तो hc/λ, hc/λ। सर समझ गया क्या क्वेश्चन बनाओगे आप या बोर्ड वाला बनाता आया है?
चौथा ऑर्बिट, तीसरा ऑर्बिट, कितनी वेवलेंथ निकली, निकाल दी। अब अगर आप मेरा डुअल नेचर ऑफ मैटर रेडिएशन के 4 वीडियो जो डाला हो अगर वो देखोगे तो उनमें आपको क्वेश्चन मिलेगा डुअल नेचर से इसका लिंक है। क्या लिंक है कि एच न्यू निकल गया, 4 दिया गया, N2 N1 3 दिया गया, वैल्यू पुट किए, एच न्यू निकल गया, फॉर एग्जाम्पल एच यू आया 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कहा जा रहा है ये 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला एक ऐसे वर्क फंक्शन पे पड़ रहा है एक सब्सटेंस पे जिसका वर्क फंक्शन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। भैया 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वर्क फंक्शन है, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पड़ रहा है, तो जाहिर सी बात है फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे ही, क्योंकि वर्क फंक्शन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब क्या हुआ कि 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही चाहिए इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। भैया आप तो दे रहे हो 4, एक तो आप एक्स्ट्रा दे दिए, तो जाहिर सी बात है निकलेगा। खैर एक हिंट दे दिया है आपको ताकि आपको लग जाए हाँ उसमें भी दमखम है, इसका उससे लिंक है। भैया भाग बढ़िया रहा, इस पे 2 नंबर का क्वेश्चन मिल जाएगा। थोड़ा खराब भाग रहा, 1 नंबर का एमसीक्यू गया, मिलेगा जरूर, गारंटी है मिलेगा जरूर। आई बात समझ में? ठीक है। कहोगे सर अब इसके बाद मैं क्या करूं? आप तो बीच में क्वेश्चन भी करा दिए। भाई क्वेश्चन नहीं कराएंगे तो नंबर मेरे बटवे कैसे पाएंगे बच्चे सब? अब देखो, अब मैं इसी के बाद सीधे आता हूं, कहाँ हूं, मतलब का लेकिन पक्का मामला। इसके बाद मैं आपको खींच के लाता हूं कहाँ, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पे। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, अरे साल भर कुछ पढ़े लिखे ना भाई तुम लोग, अब तो पढ़ लो मेरे बच्चों। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ठीक है सर जी, साल भर पढ़ के क्या करते, बहुत पढ़े थे वो पाए हैं प्री बोर्ड में 50 नंबर, मैं कम पढ़ा था, मैं 30 पाया, 20 ही नंबर का तो अंतर है। उनका तो ओवर कॉन्फिडेंस बढ़ गया, वो पढ़ना ही बंद कर दिए, हम लोग तो 6-6 घंटा पढ़ रहे हैं। मेरे जियो लाल, शाबाश, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ऐसे ही रखना एटीट्यूड, जिंदगी में बहुत आगे बढ़ोगे। ठीक है, समझ नहीं पा रहे हो ना कि व्यंग कर रहा हूँ कि हकीकत बता रहा हूँ। खैर सोचते रहो और फिजिक्स पढ़ते रहो। तो अब ये देखो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। सर ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में तो थोड़ा सा 11th में केमिस्ट्री में पढ़ा था बेटा, बहुत थोड़ा सा पढ़े थे। ठीक है, यहाँ तो आपको समंदर है, लेकिन समंदर में से मैं आपको मोती निकाल के दूंगा। कैसा मोती? देखो ये सब पढ़े आप हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, भैया ये है, ये फर्स्ट ऑर्बिट बना दिए, सेकंड ऑर्बिट बना दिए, थर्ड ऑर्बिट बना दिए, फोर्थ ऑर्बिट बना दिए, ठीक है ना। ग्राउंड स्टेट क्या है भैया? ग्राउंड स्टेट मतलब n इक्वल टू 1 होता है, सतर्क हो जाना। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब n इक्वल टू 2 होता है। आगे बात में, ग्राउंड स्टेट का मतलब n1, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब n इक्वल टू 2। खैर सर जी पता नहीं क्या किताब में ऐसे बना है, ये फर्स्ट ऑर्बिट है मान लिया, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, इसको फर्स्ट ऑर्बिट कह दिए, तो यहाँ से 2 से 1 में, 3 से 1 में, 4 से 1 में, 5 से 1 में, 6 से 1 में, तो वो क्या आया सर? लाइमन सीरीज होगी। तो कहने का मतलब मेरे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की सारी सीरीज आपको पढ़ना है, ऑल द सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। सर जी क्या पढ़ना है बेटा? जब ये E2 माइनस E1 इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा हम लोग रखे थे ना, इसमें N1 स्क्वायर N2 स्क्वायर सब आया था, तो उससे 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू R 1 बाई N1 स्क्वायर 1 बाई N2, यहाँ तक पहुंच जाना तो सॉल्व किया गया किताबों में। ठीक, E2 की वैल्यू में रख दिया था, E1 की वैल्यू रख दिया था, रिडबर्ग कांस्टेंट है ये जनरल फार्मूला ले आना, जनरल फार्मूला ले आना। तो सर इसके बाद क्या पढ़ें? सर जी इसके बाद मैं क्या पढ़ूं? ठीक है, तो इसके बाद आपको क्या पढ़ना रहेगा भाई? आप ये देखिए, इसके बाद आप क्या पढ़ोगे? जो लाइमन है आपको देखना है, लाइमन, बामर, पार्सन, रैकेट, फुंड, ये सब किस सीरीज में लाई करते हैं, ये सब किस सीरीज में लाई करते हैं, ये आपको देखना रहेगा। ठीक, अब देखो ये किस सीरीज में लाई करते हैं, आप ये देखोगे। लाइमन आपका किस में है? लाइमन किस सीरीज में है ये आपको देखना है। ठीक है, लाइमन, लाइमन जैसे अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, ये सब आपको याद कर लेना है। जैसे आप देखोगे लाइमन क्या है? अल्ट्रावायलेट में है। लाइमन किस में आप पाओगे? अल्ट्रावायलेट में पा जाओगे, लाइमन सीरीज।
क्लियर? ऐसे आप इंफ्रारेड में पा जाओगे। तो ये सब आपको याद करना, भाई याद करने वाली चीज है ये। आगे बात समझ में? तो एटम में ये मेन मुद्दा था मेरे बच्चों, इतनी चीज आप एटम में देख लेना। एनर्जी लेवल डायग्राम भी देख लेना, वही चीज है। एनर्जी लेवल डायग्राम में क्या है, मतलब जैसे n इज इक्वल टू 1 रख दिया गया, 2 रख दिया गया, 3 रख दिया गया, 4 रख दिया गया। अब ये हो गया, ये लाइमन हो गया। तो अब ये आपको फार्मूला मालूम है, -13.6 अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n इज इक्वल टू 1 रखे तो माइनस क्या रख दिए, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। n इज इक्वल टू 2 रखे यहाँ तो अपॉन 4 हो गया। तो ये सारी वैल्यूज यहाँ कैलकुलेट कर करके रखनी है। अब देखना बड़ा इंपॉर्टेंट चीज, कब ये बनाना रहेगा और कब ये गोला वाला बनाना रहेगा, ये समझो। जब सीधे पूछा जाएगा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, क्या पूछा जाएगा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, तब ये बनाना लाइमन बामर पास्चन। जब पूछेगा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एनर्जी लेवल, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एनर्जी लेवल, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एनर्जी लेवल पूछा जाएगा, तब आप ये वाला बनाना। बात आई बच्चों समझ में? तो ये फटाफट मैं आपको बता दिया कि एटम में आपने क्या क्या पढ़ना है। क्लियर? अब मैं इसकी अगली वीडियो बनाऊंगा न्यूक्लियाई वाले के लिए, कि न्यूक्लियाई में क्या क्या पढ़ना है, ये आप देखेंगे। मेन जो पॉइंट्स आप लोगों को बताया हूं उन पे जरूर ध्यान देना, केवल वीडियो मत देखना, लिख के प्रैक्टिस करना। ठीक? बड़े डेरिवेशंस हैं, देख लिया इसमें, रेडियस वाला डेरिवेशन, स्पीड वाला डेरिवेशन, एनर्जी वाला डेरिवेशन, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वाला E2 माइनस E1 इज इक्वल टू एच न्यू करके 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू R अंडर ब्रैकेट 1 बाई N1 स्क्वायर माइनस N बाई N2 स्क्वायर कैसे निकालोगे। लाइमन बामर पास्चन ब्रैकेट फुंड सबके लिए, लाइमन के लिए N1 1 हो जाएगा। ठीक? N2 कहाँ से शुरू होगा, 2 से 1, 3 से 1, 4 से 1, 5 से 1, ये हो गया। बामर के लिए N1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि बामर लाइन कौन सी होती हैं, जो 3 से 2 में आती हैं, 4 से 2 में आएंगी, 5 से 2 में आएंगी। पास्चन, लाइमन बामर पास्चन, पास्चन लाइन्स कहाँ तक आती हैं, 3 में आती हैं, 4 से 3 में, 5 से 3 में। ठीक? तो वो सब करके सबका लैम्डा निकल आएगा, सबका लैम्डा निकल आएगा। ठीक है? इसके बाद हम लोग फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, वो होगी हमारी मेन पॉइंट्स ऑफ न्यूक्लियाई। ठीक है? टेक केयर, थैंक यू।